नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो फुल टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरआर एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 342 ए है। 342 ए के तहत जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है अनुच्छेद 342, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 340 जो है वो पिछड़े वर्ग की दशाओं के अनावेशण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वे देश में विधि समता शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं और दूसरा कथन है, वे सरकार के प्राधिकार की निरपेक्षता की जांच करते हैं। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकारों का विवरण है और भाग 3 को जो भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। देश में लोकतंत्र व्यवस्था की आधारशिला जो मूल अधिकार का महत्वपूर्ण है। ओके, और मूल अधिकार जो है वो देश में विधि सम्मत शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है, कथन एक जो है वो सही है। ओके, और ये सरकार के प्राधिकार की निरपेक्षता की जांच करते हैं। सरकार के प्राधिकार की निरपेक्षता की जांच जो है मूल अधिकार करते हैं। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो है मूल अधिकार के संदर्भ में सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1854 में लंदन में एक सिविल सेवक आयोग की स्थापना की गई और वर्ष 1855 में प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई। ओके, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ जो है वो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था 1854 में। ओके, 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1854 में और 1855 से ये प्रतियोगी परीक्षा जो है वो आरंभ हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है वो भारतीय महान्यायवादी से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। महान्यायवादी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है और दूसरा कथन है, इसके तहत केवल सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ग्राम न्यायालय की स्थापना जो केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत की गई थी और यह अधिनियम जो मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। इसमें और ये ग्राम न्यायालय जो है वो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा और इसके तहत जो है वो सिविल न्यायालय और आपराधिक न्यायालयों की शक्ति का उपयोग किया जाता है इस न्यायालय के तहत, ना कि केवल सिविल न्यायालय। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है ग्राम न्यायालय के संदर्भ में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन जो वर्ष 1986 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करना था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। सिंघवी समिति का गठन जो वो केंद्र सरकार ने 1986 में किया था और इसका उद्देश्य जो था वो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करना था। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है?
संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से नेपाली, मैथिली, उर्दू ये सभी जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा के रूप में शामिल है, जबकि अंग्रेजी जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग नहीं है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो अभिन्न अंग नहीं है वो रोजगार में अवसर की समानता। रोजगार में अवसर की समानता जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। यह जो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत शामिल है, ना कि अनुच्छेद 21 के। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह मार्च 2007 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। और दूसरा कथन है, इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। यह जो है एक वैधानिक निकाय है और ये मार्च 2007 में स्थापित हुआ था। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और यह जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अपना कार्य करता है। और यह जो है एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें से कुल 6 सदस्यों में से न्यूनतम 2 जो है महिला सदस्यों की भागीदारी आवश्यक होती है। इसमें जो 6 सदस्य होते हैं उनमें से 2 जो होंगे वो फीमेल होंगी और 4 होंगे उनमें वो मेल हो सकते हैं। मिनिमम जो 2 फीमेल होना इसमें अनिवार्य है। ओके। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी परिषद निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? उत्तर पूर्वी परिषद जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो इस प्रकार इसमें कोई भी कथन जो है सही नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनावेशन अभिकरण का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय अनावेशन अभिकरण यानी NIA, इसका गठन जो वर्ष 2009 में राष्ट्रीय अनावेशन अभिकरण अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। और यह जो भारत में केंद्रीय आतंकवादी विरोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। NIA का गठन जो है वो वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले, जिसे 26/11 की घटना के रूप में जाना जाता है, के अनावेशन के लिए किया गया था। और इस घटना से देश में आतंक संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक पृथक संघीय अभिकरण के गठन की महत्ता उजागर करती है यह। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में है? केंद्रीय अन्वेषण अकादमी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह जो वर्ष 19 का संचालन शुरू किया गया था। इससे पहले जो प्रशिक्षण कार्यक्रम CBI प्रशिक्षण के नई दिल्ली में आयोजित किए जाते थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जो है वो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी है। ओके। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। CBI के गठन की अनुशंसा जो है वो भ्रष्टाचार निवारण पर संथान समिति द्वारा की गई थी 1962 में, 1962 से 64 में। ओके। संथान समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था CBI का। और जो वर्ष 1963 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के संकलन द्वारा CBI का गठन किया गया था। CBI का गठन 1963 में हुआ था। ओके। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक पद को परिभाषित किया गया है। और दूसरा कथन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक पद को परिभाषित नहीं किया गया है कहीं भी, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और अनुच्छेद 29 जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल 2 सही है,
तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 30 जो है वो इसके अनुसार धर्म अथवा भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, यह प्रावधान करता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी की स्थापना किसके प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1985 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत 323 ए के तहत जो है वो सीएटी की स्थापना हुई थी 1985 में। ओके, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना जो राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1862 में हुई थी। 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 2019 में हुई थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना। ओके, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो ये भी 1862 में हुई थी। ओके, और उड़ीसा उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है? राज्य विधानसभा में सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 191 है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन का से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 188 है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला अध्यादेश से संबंधित है? पहला कथन है आरसी कपूर बनाम भारत संघ, दूसरा कथन है ए के राय बनाम भारत संघ, तीसरा कथन है डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य और चौथा कथन है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। आरसी कपूर बनाम भारत संघ राजवाद जो है वो अध्यादेश से संबंधित है और ए के राय और डीसी वाधवा ये तीनों जो अध्यादेश है मामले जो है वो अध्यादेश से संबंधित है। ओके, अध्यादेश से संबंधित है। सी आर कपूर बनाम भारत संघवाद जो है वो 1970 में आया था और ए के राय बनाम भारत संघवाद जो है वो 1982 में और डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद जो है वो 1987 में आया था और शंकरी प्रसाद बनाम संघवाद भारत संघवाद जो है वो 1951 में आया था। ओके, तो इसका इस पे जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसकी स्थापना पहली बार वर्ष 1921 में हुई थी। ऑप्शन बी है, इसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और ऑप्शन सी है, इसमें 22 सदस्य शामिल हैं और ऑप्शन डी, इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। लोक लेखा समिति जो है इसकी स्थापना वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से किया गया था और इसे जो है मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो इसका जो कथन है ये ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके, लोक लेखा समिति के संबंध में इसमें कौन सा कथन जो सही नहीं है ये पूछा है तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1921 में हुई थी और इसके अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष होता है इसका अध्यक्ष। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ओके, और इसमें लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिनमें से 15 सदस्य जो है वो 15 सदस्य जो है लोकसभा से और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से चुने जाते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं। ओके, और इसका गठन जो है प्रतिवर्ष किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी और डी है वो सही सुमेलित है लोक लेखा समिति के संबंध में। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? आर्थिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये सभी जो है उल्लेखित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है वो संसद को नए राज्य की स्थापना का अधिकार देता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कोशिकाओं की खोज की? कोशिकाओं की खोज जो रॉबर्ट हुक ने 1965 में की थी। 1965 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत रूप से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मानवीय बीमारी और सूची 2 में कारक जीव। एथलीट फूड बीमारी जो है वो टीनिया पेडिस नामक जीव से होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। ओके, दाद दाद नामक बीमारी जो टाइक्रोफाइटन नामक जीव से होता है। तो इसका जो बी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। अस्थमा रोग जो है वो एस्परगिल फ्यूमिगेट्स नामक जीव से होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और मेनिंजाइटिस नामक बीमारी जो है वो क्रिप्टोकोकस नियोफार्म्स के द्वारा होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 4 1 3 2 4 1 3, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? परागण प्रक्रिया, परागण माध्यम। एनीमोफिल्स परागण प्रक्रिया जो है वो वायु द्वारा होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और मेलाकोफिल्स परागण प्रक्रिया जो है वो सीपियों द्वारा होता है, ना कि कीट द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, या जो है सीपी द्वारा होता है। सीपियों द्वारा होता है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लूटिनेशन की प्रक्रिया है? एंटीजन एवं एंटीबॉडी का एक साथ जुड़ना एग्लूटिनेशन के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पौधों के रोग और सूची 2 में कारक रोगाणु। आलू में विल्ट रोग जो है वो स्यूडोमोनास सोलाने सीरम द्वारा होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। ओके, और चावल में ब्लाइट्स रोग जो है वो जैंथोमोनास ओरिजेज द्वारा होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और सेब में फायर ब्लाइट्स रोग जो है वो इन्वेनिया द्वारा होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। बीन ब्लाइट्स रोग जो है वो जेंथेमोनास फेजियोली द्वारा होता है। तो इसका जो डी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 2 3 तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम पोस्ता के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। अफीम पोस्ता के पौधे का वैज्ञानिक नाम जो है वो पैपावेर सोमनीफेरम है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी का दमन किसके शासनकाल में हुआ था? ठगी का दमन जो विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1835 में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। 1835 में ठगी का दमन किया था विलियम बेंटिक ने। 1835 में 1835 में। और 1829 में जो है वो सती प्रथा का उन्मूलन किया था। विलियम बेंटिक के शासनकाल में भी सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो चिदम्बरम पिल्लवी ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। जब वर्ष 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो उस समय बंगाल जो है ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, और साथ ही बिहार और उड़ीसा का कुछ भाग जो इसमें शामिल था। संपूर्ण भारत में लोग जो है बंगाल के विभाजन से आक्रोशित थे, और इसका जो कांग्रेस के नरमपंथी और कट्टरपंथी दोनों ने विरोध किया था। बड़ी सार्वजनिक बैठक और प्रदर्शन आयोजित किए गए, और साथ ही बड़े पैमाने पर विरोध के नए तरीके भी विकसित हुए। जो संघर्ष विकसित हुए वही जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना गया। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था?
महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और यह जो वर्ष 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ कस्बे में हुआ था। महाड़ सत्याग्रह जो है वो 1928 27 में, सॉरी 1927 में, 1927 में, 1927 में महाड़, महाराष्ट्र के महाड़ गांव में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूलो थे। यूल थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। इनको जो 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ओके, बनाया गया था। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, एकमात्र सत्र जब महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह बेलगांव में आयोजित किया गया था। और दूसरा कथन है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। वर्ष 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो बेलगांव में आयोजित किया गया था और यह एकमात्र सत्र था जिसकी अध्यक्षता जो डॉक्टर महात्मा गांधी ने की थी। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, ओके, उसमें की थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन जो है कानपुर में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में नामांकित किया गया था? प्रथम सत्याग्रह के रूप में जो है वो विनोबा भावे को नामांकित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू को दूसरे सत्याग्रही के व्यक्ति के रूप में नामित किया गया था, ओके। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही वो जवाहरलाल नेहरू थे। और गांधी जी द्वारा जो औपचारिक रूप से 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ से अंतिम तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मद्रास की संधि, सालबाई की संधि, एक्सला सैपल की संधि, बेनिस की संधि। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक्सला सैपल की संधि जो है वो 1748 में, एक्सला सैपल की संधि 1748 में हुई था। और सालबाई की संधि, सालबाई की संधि जो है वो 1782 में, 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि जो है 1769 में, 1769 में सालबाई मद्रास की संधि हुई था। और 1782 में सालबाई की संधि। बेनिस की संधि जो है वो 1802 में हुआ था, ओके। तो इसमें सबसे पहले एक्सला स्लैब की संधि हुई थी, फिर मद्रास की संधि, फिर सालबाई की संधि, फिर बेनिस की संधि। तो इसमें 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना की गई थी। देव समाज की स्थापना जो है वो शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। और यह जो है वो 1887 में, 1887 में लाहौर में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा जो देव समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने कितने वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया? दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने 6 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय था। गदर पार्टी का मुख्यालय जो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है वो 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में लाला हरदयाल सिंह ने किया था। लाला हरदयाल सिंह के नेतृत्व में किया गया था, ओके। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को आजादी प्राप्त हुई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1947 में जब भारत को आजादी प्राप्त हुई थी तब आचार्य जेबी कृपलानी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें।
और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है वो वर्ष 1940 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और पट्टाभी सीतारामैया जो है वो वर्ष 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वर्ष 1948 में। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है वो वर्ष 1940 से 45 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषणा की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1923 में उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। जी बिल्कुल ये सही है सुभाष चंद्र बोस के संबंध में। और 1919 में बोस को जो भारतीय सिविल सेवक परीक्षा के में चुना गया था। जी बिल्कुल ये भी सही है। और 1923 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। और उन्होंने 1931 में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया था। जी नहीं, 1931 के गांधी इरविन समझौते का समर्थन नहीं, बल्कि उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध किया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में यह कथन जो है सही नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो वर्ष 1904 में पारित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। वर्ष 1902 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान जो शिक्षा पर एक समिति की स्थापना की गई थी, जिसे रैले आयोग कहते थे। रैले आयोग का गठन जो वर्ष 1902 में किया गया था। रैले आयोग की सिफारिश के आधार पर भी वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। रैले आयोग का गठन जो है वो वर्ष 1902 में रैले आयोग। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पदार्थ की अवस्था जो अंतर परिवर्तनीय होती है। ताप और दाब को बदलकर पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। जबकि इसमें बोला जा रहा है कि दबाव बदलने से किसी पदार्थ की अवस्था नहीं बदलती है, बल्कि ताप और दबाव पर ये बदल जाती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है पदार्थ के संबंध में। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है? लिथियम जो है वो उपधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया गया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो एंटोनी लेवाजियर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु भार संख्या वाले परमाणु समभारिक कहलाते हैं। और दूसरा कथन है, समस्थानिक समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। समभारिक जो हो समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं, ना कि समान परमाणु वाले और भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, ये जो है वह समभारिक नहीं बल्कि समस्थानिक होते हैं। ओके, और समस्थानिक समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं। जी नहीं, ये जो है समभारिक होते हैं। समान द्रव्यमान, जिनका समान द्रव्यमान हो लेकिन परमाणु भार जो संख्या अलग हो, वो जो समभारिक होते हैं। जिनका समान परमाणु संख्या हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो अलग हो वो समस्थानिक होते हैं। तो इसका जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो हो परमाणु की संरचना के संदर्भ में गलत है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय यौगिक नहीं है? धात्विक हाइड्रोक्साइड जो प्रबल क्षार होते हैं। हाइड्रोक्साइड यानी जिसमें OH जो होता है वो धात्विक OH जो वाले जो होते हैं यौगिक वो प्रबल क्षारीय होते हैं। जबकि हाइलोजन हाइलोजन समूह के हाइड्रोजन के साथ संयोग करके प्रबल अम्ल बनाते हैं, ना कि क्षार। यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो प्रबल अम्ल है, ओके, ना कि क्षार है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण लोहे को निम्नलिखित में से किस तत्व की पतली परत से लेप कर संरक्षण से बचाने की एक विधि है?
गैल्वेनीकरण लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाकर उन्हें जंग लगने से बचाने की एक विधि है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इसमें जिंक की एक पतली परत चढ़ाकर जो है उसे संरक्षित किया जाता है लोहे को। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर की गति का नियम संबंधित है। केपलर के गति का नियम जो है वो ग्राहों की गति से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केशिका परिघटना के उदाहरण है। पहला है फाउंटेन पेन से लिखते समय स्याही का बाहर आना, और दूसरा कथन है मोमबत्ती से पिघले हुए मोम का ऊपर आना, तीसरा कथन है दीपक की बत्ती में तेल का चढ़ना, और चौथा है पौधों की जड़ द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केशिका केशिका परिघटना की उदाहरण जो है ये चारों हैं। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। केशिका यानी कैपिलरी ट्यूब के उदाहरण जो है वो ये चारों हैं। ओके, इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फिलॉसफी ऑफ बम लिखा। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने प्रसिद्ध लेख फिलॉसफी ऑफ द बम लिखा था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। भगवती चरण बोहरा जो है वो फिलॉसफी ऑफ बम के लिखा था। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और यह मंदिर परियोजना का नेतृत्व जो कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। यह मंदिर जो है भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की को समर्पित है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के प्रतीक जो 10 गृहगर्भ हैं। संभल जो है वो पंचसाल शासकों का क्षेत्र था और बाद में राजा अशोक के साम्राज्य का हिस्सा बना। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने काजी नेमू नींबू को राजकीय फल घोषित किया है। हाल ही में असम सरकार ने काजी नेमू नींबू को राजकीय फल घोषित किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और यह फल जो है वो खट्टों की रानी के रूप में जाना जाता है, और इसका उपयोग जो है पाचन संबंधित समस्याओं के उपचार के लिए किया जाता है। इन फलों के तेल और पत्तियों का उपयोग जो ओरमा थेरेपी में भी किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ओडिशा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के निकट स्थित प्राचीनतम गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए प्राधिकृत किया है। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेलवे मंत्री की ओर से ईपीपीओ के माध्यम से पेंशन के वितरण के लिए बंधन बैंकों को प्राधिकृत किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एशिया के किस देश ने अपनी स्वयं की वन और काष्ठ प्रमाणन योजना शुरू की है। भारत देश ने जो है अपनी स्वयं की वन और काष्ठ प्रमाणन योजना शुरू की है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाल चींटी की चटनी को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, यह संबंधित है। उड़ीसा की काई चटनी जिसे लाल चींटी चटनी के नाम से भी जाना जाता है, इसे इसके अनूठे स्वाद और बनावट के कारण जो है इसे जीआई टैग दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। लाल चींटी की चटनी को जो है इसे काई चटनी के नाम से भी जाना जाता है। काई काई चटनी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा। भारत जो वर्ष 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस साल में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन जो है वो 11 से 14 जनवरी 2024 तक बीकानेर राजस्थान द्वारा किया गया है, बीकानेर में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चांग ई 6 मिशन चर्चा में था, यह है। चांग ई 6 मिशन जो है चीन का
चंद्रयान मिशन है, चंद्रमा का मिशन है एक। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अधिकार दिवस जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था। सितंबर 2023 में दिव्य कला मेला का आयोजन जो है वो वाराणसी में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। जून 2023 तक भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर जो है वो AI रावत है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। AI रावत जो है वो जून 2023 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्वांटम मिशन किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। नेशनल क्वांटम मिशन, इसे 29 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। ऑप्शन है, वे प्रकृति में अनुदैर्ध्य हैं। जी नहीं, वे प्रकृति में जो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ओके, अनुप्रस्थ 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 तरंगे होती हैं, न कि अनुदैर्ध्य। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की गुण नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और वे जो प्रकाश के वेग के समान गति करते हैं और उन्हें अपने प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। और उनमें ऊर्जा और संवेग होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके, ये गलत है। इनमें अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये प्रकृति में अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, ना कि अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ताप उपकरणों में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर ताप उपकरणों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या शोध संस्था की स्थापना हुई थी। अयोध्या शोध संस्था की स्थापना जो है वो 18 अगस्त 1986 में की गई थी। ओके, और यह जो तुलसी मेमोरियल बिल्डिंग में की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प जो है वो पलाश है। और दूसरा कथन है, राज्य चिन्ह में मछली का एक युग्म अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करता है। मत्स्य का एक युग्म जो है वो अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करता है। जिसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। और उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प जो है वो पलाश है। तो इसका जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील है। कौन सी प्राकृतिक झील है। बरुआ सागर, बेला सागर, चित्तौरा झील और किथम झील। चित्तौरा झील जो है वो प्राकृतिक झील है, एक प्राकृतिक झील है। ओके, और यह बहराइच में है, चित्तौरा गांव के बहराइच में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और बरुआ सागर झील जो है वो एक कृत्रिम झील है, यह झांसी में है। बरुआ सागर झील ये झांसी में है। और बेला सागर झील जो है महोबा में है। महोबा में। और यह जो है वो झांसी झांसी में है। और यह जो है बहराइच में। और किथिम झील जो है वो आगरा दिल्ली राजमार्ग पर है। आगरा दिल्ली के राजमार्ग है। ओके, और यह भी एक कृत्रिम झील है। ओके, रामगढ़ ताल झील जो है गोरखपुर में जो है वो एक प्राकृतिक झील है, रामगढ़ ताल। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वन्यजीव अभ्यारण्य और सूची 2 में जिला। सुराहा ताल अभ्यारण्य जो है वो बलिया जिले में स्थित है। तो इसका जो ये है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और लाख बहोसी अभ्यारण्य जो है वो
कन्नौज जिले में है। तो इसका जो बी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और सोहागी बरवा अभ्यारण्य, सोहागी बरवा अभ्यारण्य जो है वो महाराजगंज में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है वो ललितपुर में है। तो इसका डी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चांदी और सोने की कढ़ाई के रूप में भी जाना जाता है? चांदी और सोने की कढ़ाई के रूप में जो है वो जारदोजी को जाना जाता है, जरदोजी को। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरगना महोत्सव का आयोजन किया जाता है? सरगना महोत्सव का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्था की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्था की स्थापना जो है वो 31 दिसंबर 1976 को हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद महिला विद्यापीठ की पहली प्रधानाध्यापिका बनी? महादेवी वर्मा जो है वो इलाहाबाद महिला विद्यापीठ की पहली प्रधानाध्यापिका बनी थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। और महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। और वह जो एक लेखिका, महिला अधिकार कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और कवित्री थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया गया है? मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मछली मंडी जो है वो मुरादाबाद में बनाई गई है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी तमिल संगम 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन जो है वो 17 दिसंबर 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क क्यारा सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सिल्क क्यारा सुरंग जो है वो उत्तर काशी में है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत ट्रेन है, अमृत भारत ट्रेन जो है वो एक सुपर पैसेंजर ट्रेन है। देश में सुपर पैसेंजर ट्रेन की एक नई श्रेणी अमृत भारत एक्सप्रेस को अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निलंबित कर दिया गया था? रॉलेट एक्ट द्वारा जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है वो निलंबित कर दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और यह अधिकार जो है वो ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रता की नींव थी। ओके, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन बुश या सी बकथार्न का संबंध है। सी बकथार्न या गोल्डन बुश जो है वो एक झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग के खाने योग्य बेरी पैदा करती है। यह स्वाद में खट्टी होती है लेकिन इसमें विटामिन जो है वो विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। और यह जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की महत्वपूर्ण फसल है जिसका जो है 90% उत्पादन जो लद्दाख करता है, सी बकथाम का। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है। भारत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन का उद्देश्य जो है वो 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता जोड़ना है और भारत को ईंधन द्वारा शुद्ध निर्यात बनाना है। और इसका जो ए और बी जो है वो सही है। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य ये दोनों थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। 2047 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना जो है ये भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन का मुख्य उद्देश्य नहीं था। ओके, और भारत जो है वो शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2070 तक इसका लक्ष्य है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में
डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था? फरवरी 2024 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन जो है वो महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देशों ने दोस्ती 16 अभ्यास में भाग लिया? दोस्ती 16 जो है वो एक नौसैनिक अभ्यास है और इसका आयोजन जो वर्ष 1992 से केवल मालदीव और भारत के साथ शुरू हुआ था। इसमें श्रीलंका वर्ष 2012 में शामिल हुआ। ओके, तो इस प्रकार इसमें ये तीनों जो है वो दोस्ती 16 अभ्यास में भाग लिए थे। और बांग्लादेश जो तटरक्षक बल, बांग्लादेश तटरक्षक बल जो पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1824 में कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वर्ष 1824 में ब्रिटिश सैनिकों ने कित्तूर जिले के पास तैनात होकर कर्नाटक रियासत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कित्तूर की रानी रानी चिन्नानम ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर प्रत्युत्तर दिया, जो कित्तूर विद्रोह की शुरुआत थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पोइला बोईसाख को राज्य दिवस घोषित किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने पोइला बोईसाख को जो राज्य दिवस घोषित किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। जनवरी 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में निम्न ताप थर्मल डिसेलिनेशन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। लक्षद्वीप में इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, पीएम द्वारा। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने तालिबान नामांकित अधिकारी को पहली बार राजनीतिक दर्जा प्रदान किया है? चीन ने तालिबान नामांकित अधिकारी को पहली बार राजकीय दर्जा प्रदान किया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस जिले के एक ब्लॉक दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है? सितंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ये यूपी का कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त है। पहला स्थान जो है वो तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक को जो रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की गौ पर्यटन नीति के अंतर्गत मनोरथ गौशाला स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गौ पर्यटन नीति के अंतर्गत मनोरथ गौशाला जो है वो लखनऊ में स्थापित की जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसकी शुरुआत वर्ष 2011-12 में किया गया था। और दूसरा कथन है, यह मृदा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषक तत्वों के उचित अनुप्रयोग की अनुशंसा करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना जो है वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी, ना कि 2011 से 12 में। या जो 2014-15 में शुरू किया गया था। तो इसका जो कथन एक है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संदर्भ में गलत हो जाएगा। ओके, और मृदा कार्ड स्वास्थ्य जो है वो उन मृदाओं को पोषित स्थिति के आधार पर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों के अनुप्रयोग पर सिफारिश प्राप्त करती है, तो इसका कराती है। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बौद्ध भिक्षुकों को भूमिदान देने की प्रथा शुरू की थी? सातवाहन राजवंश ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। सातवाहन राजवंश का संस्थापक जो था वो सीमुख था और यह जो है वो 235 से 213 तक शासन किए थे, ईसा पूर्व तक। ओके, ईसा पूर्व तक शासन किए थे सातवाहनों ने। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा और इसका संस्थापक सीमुख था।
सिमुक्ता। सातवां राजवंश का संस्थापक जो था वो सिमुक्ता। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है गांधार कला में भूरे बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था, और दूसरा कथन है मथुरा कला हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। गांधार कला में भूरे बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, जबकि मथुरा कला में जो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। इसमें जो है लाल 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 बलुआ पत्थर का प्रयोग जो है मथुरा कला में, और गांधार कला में जो है वो भूरे बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो कथन एक है वो सही है। ओके, और मथुरा कला जो है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से प्रभावित था, और जबकि गांधार कला जो है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित था। गांधार कला जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ओके, बौद्ध धर्म से। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो है वो भारत की कला के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता शब्द प्रदर्शित करता था। मौर्य काल में सीता शब्द जो राजभूमि को प्रदर्शित करता था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। हाथी गुम्फा शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है, और यह जो ब्राह्मी लिपि में है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओडिशा के भुवनेश्वर के पास जो उदयगिरी की गुफा में स्थित यह गुफा है, और इसे जो 1825 में ए स्टार्लिंग द्वारा देखा गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयदवाद का संबंध है। सैयदवाद का संबंध जो जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत शुरू की गई थी, और दूसरा कारण आर में कहा जा रहा है कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का उद्देश्य बाहर से खरीदे गए आगत और सिंथेटिक रसायनों के उपयोग को कम करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति परंपरागत कृषि विकास योजनाओं के तहत एक उप मिशन के रूप में संचालित होता है, जो सतत कृषि पर कृषि मिशन के अंतर्गत आती है। तो इसका जो अभिकथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जो पारंपरिक कृषि के तरीके को बढ़ावा देता है, जिससे किसानों को बाहरी स्रोत के कम उपयोग की आवश्यकता होती है। तो इसका जो कारण है वो भी सही हो जाएगा, और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो इसमें ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वो 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना संबंधित है। नमो ड्रोन दीदी योजना जो है वो कृषि परियोजना है। नमो ड्रोन दीदी परियोजना का लक्ष्य जो किसान प्रयोजन जैसे उर्वरकों और कीटों के अनुप्रयोग के लिए किसानों को किराए के लिए सेवा प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करना है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो सही हो जाएगा। कृषि सहायता के लिए जो महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करना जो है वो नमो दीदी योजना है, नमो ड्रोन दीदी योजना से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा शुरू की गई थी। भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र की शुरुआत जो वर्ष 2001 में की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, और इसकी शुरुआत जो आयात निर्यात नहीं थी 1997 साथ की गई थी। ओके, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मौर्य काल के दौरान विशेष थे। पूर्व मौर्य काल के दौरान विशेष जो है वाराणसी की व्यापारिक गलियां थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। व्यापारिक सड़कें जो है वो विशेष थे पूर्व मौर्य काल के दौरान। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।